हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 3 न्यूमेरिकल्स तक हम लोग स्टडी करे थे। आज हम लोगों का 4th न्यूमेरिकल्स है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयंस। कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आयरन और साइनाइड आयन से बना हुआ है, इज 100% आयोनाइज्ड। और वो कितना आयोनाइज कर रहा है बच्चों? 100%, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। At 1 m, m means मोलर, और मोलरिटी दिया हुआ कितना? 1। Its elevation in boiling point is 2.08। elevation in boiling point दिया हुआ बच्चों 2.08, अर्थात डेल्टी बी की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टी बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। देन द कॉम्प्लेक्स इज, तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है। आपको कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है और के बी वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। 100% आयोनाइज्ड। याद करो बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज करता है तो बोलो हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना लिखते हैं 100% आयोनाइज के केस में? जल्दी बोलो, कमेंट करो। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज करता है तो उस केस में अल्फा का वैल्यू कितना लेते हैं? 1। In case of 100% ionized, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है बच्चों? 1। जब भी 100% आयोनाइज होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 होता है। ओके, मोलरिटी हमारा दिया हुआ बच्चों 1 मोलर। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टी भी दिया हुआ बच्चों 2.08। केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.52 डिग्री पर मोल केजी। देन द कॉम्प्लेक्सेस, तो हमें पहचानना होगा इन 4 में से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई इंटू के बी इंटू एम, राइट? डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब यहां से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा? तो डेल टी बी अपॉन के बी इंटू एम हो जाएगी। तो आई इक्वल टू, चलो डेल टी बी का वैल्यू 2.08 अपॉन के बी 0.52 इंटू मोलरिटी हमारा दिया हुआ बच्चों कितना? 1। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया बच्चों 208 अपॉन 52। कितना से कटेगा?
तो 208 अपॉन 52 डिवाइड कर दो, 208 डिवाइड 52, 4 से। चलिए आई हमारा कैलकुलेट हो गया बच्चों कितना, 4। आई तो आ गया। अब हम लोग कौन सी कंपाउंड है ये जानने के लिए हमको n प्रेडिक्ट करना होगा। n मीन्स नंबर ऑफ आयंस। जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है डिसोसिएशन के केस में, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है। और यहां 100% आयोनाइजेशन का केस है, तो 100% आयोनाइजेशन के केस में अल्फा का वैल्यू कितना होगा बोलो, 1 इक्वल टू आई, और आई हमारा कितना आया 4 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहां से मेरा n आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 इंटू 1, n माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1, 3 हो गया बच्चों। तो बताओ बच्चों n इक्वल टू मेरा कितना होगा 3, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू हो गया बच्चों 4, n मेरा आया 4। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, राइट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। It implies that total number of moles of ions n इक्वल टू हमारा आया कितना 4। ठीक, अब बताओ इन चार में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस हमें 4 देगा, कौन ऐसा है। देखो फर्स्ट, ये कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा ये टूटेगा बच्चों 3 मोल्स पोटासियम आयन देगा, 1 मोल ये देगा, तो 3 मोल कैटायन, 1 मोल एनायन, 4 मोल दिया, तो आंसर ये होगा। ये देखो बच्चों ये देगा 1 मोल कैटायन, 2 मोल एनायन, तो 1 + 2 3 हो रहा है। ये 4 मोल कैटायन, 1 मोल एनायन, ये 5 मोल दे रहा है, 1 मोल कैटायन, 4 मोल एनायन 5 दे रहा है। तो हमारा n का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 मोल कौन दे रहा है बच्चों, a नंबर, पता चल गया। n से n का मान 4 आया, अर्थात टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आया 4। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर या आयोनाइज होकर 4 मोल्स आयन दे रहा है। तो 4 मोल्स आयन हमें किससे मिल रहा है, इससे। देखो K3 FeCN का होल 6, जब ये टूटेगा बच्चों, ये टूटता है किसमें 3 मोल कैटायन में प्लस 1 मोल एनायन में। कई दफा हम लोग इसको डिसोसिएट कर चुके हैं। ये हो गया 3 मोल, ये हो गया 1 मोल, तो n इक्वल टू हमारा आ गया कितना बच्चों 3 + 1 इक्वल टू 4। देखो आंसर कौन होगा, ए नंबर, करेक्ट आंसर आ गया। कितना आसान था। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। n की जानकारी लेनी थी, अगर n आ गया तो हम लोग समझ गए कि वही कंपाउंड होगा जो 4 मोल्स आयंस में डिसोसिएट करेगा। बस इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो 4 मोल्स आयन में टूट रहा है। मेरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सॉल्यूशन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई वांटो फैक्टर दिया हुआ है, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। हमें डिटरमाइन क्या करना बच्चों, अमाउंट, वेट निकालनी है कैल्शियम
क्लोराइड की। तो चलिए W इक्वल टू व्हाट, वेट मांग रहा है, आई गिवन है, आई इक्वल टू दिया हुआ बच्चों 2.47, वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हुआ है, पाई इक्वल टू 0.75 atm। क्लियर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू एटीएम वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पाई का वैल्यू एटीएम में है, तो आर का वैल्यू लेंगे क्या बच्चों, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्लियर। और मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा, तो सर कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और यहां क्लोरीन कितना है बच्चों 2 मोल, तो 35.5 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 71, ऐड कर लो, ये हो गया बच्चों 111 ग्राम पर मोल। मोलर मास भी आ गया। इतना सारा चीज हमें मालूम है। कैल्शियम क्लोराइड का वेट हमें प्रेडिक्ट करनी, वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मालूम है, टेम्परेचर भी मालूम है, आर भी मालूम है, और हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के मोलर मास को भी यहां कैलकुलेट कर लिए 111 ग्राम पर मोल। अब हम लोग W कैसे निकालें, चलिए फॉर्मूला लगाएंगे। पाई इक्वल टू क्या, ICRT, पाई इक्वल टू ICRT। चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, C हुआ क्या बच्चों मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला बोलो, C के प्लेस पर क्या बैठाएंगे N/V, भी यहां लीटर में यूज होता है, इंटू RT। क्लियर है। फिर एक स्टेप और बढ़ाना है इसको, N क्या है बच्चों मोल्स, तो मोल के प्लेस पर क्या पुट करेंगे W/M गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो मोल के प्लेस पर हमें पुट करना है बच्चों W/M। मोल का फॉर्मूला होता है W/M, इंटू नीचे रह गया क्या बच्चों V इंटू RT। चलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई इक्वल टू ICRT। क्लियर। अब C को कन्वर्ट कर लेना है, मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है N/V इन लीटर, तो C के प्लेस पर N/V पुट कर दिए। हमको चूंकि वेट प्रेडिक्ट करना है, इसलिए मोल को कन्वर्ट करेंगे W/M में, तो मोल के प्लेस पर W/M पुट कर दिए, इंटू बच गया RT/V आ गया। पाई इक्वल टू इतना आ गया। हमें क्या प्रेडिक्ट करना है बच्चों W, तो W इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W इक्वल टू पाई इंटू M इंटू V, पाई इंटू M इंटू V अपॉन I इंटू RT। क्लियर। अब सारा मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगी। तो W इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई, पाई का वैल्यू कितना है 0.75 इंटू M, M क्या होगा बच्चों मोलर मास,
मोलर मास कितना है 111, V कितना है वॉल्यूम 2.5 अपॉन I हमारा है 2.47 R का वैल्यू 0.0821 इंटू T हो गया बच्चों 300। चलिए सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए। अब इसको आप खुद से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे आंसर आएगा बच्चों 3.42 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सही से, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3.42 ग्राम। तो हम लोगों ने ये डिटरमाइन कर ली कि कैल्शियम क्लोराइड के अमाउंट कितनी मौजूद थी सॉल्यूशन में। तो 3.42 ग्राम। चलिए आसान था, सॉल्व हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर आते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें क्या डिटरमाइन करना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर इट मींस पाई को ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liters of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। हमें ये एज्यूम करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4 वो 100% आयोनाइज हो चुका है। चलिए 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 जो हमारा सॉल्यूट है उसका वेट दिया हुआ है W इक्वल टू 25 मिलीग्राम इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिए बच्चों, ग्राम में। मोलर मास ऑफ K2SO4 1 मोल पोटासियम का मास 39 ग्राम, तो पोटासियम है 2 मोल है तो 2 इंटू 39 प्लस सल्फर का 32 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 4 मोल ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16 सबको ऐड करेंगे 174 ग्राम पर मोल, 174 ग्राम आ गया मोलर मास। वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चों 2 लीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तो हमें डिटरमाइन करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू व्हाट। आसान था। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, 100% आयोनाइज के केस में K2SO4 का I को प्रेडिक्ट करेंगे। K2SO4 को डिसोसिएट कर दो, ये टूटेगा बच्चों 2 मोल कैटायंस में और 1 मोल एनायन में। देखो 2 मोल पोटासियम आयन देगा टूटकर और 1 मोल सल्फेट आयन देगा। SO4 तो 1 मोल है यहाँ, तो 1 मोल सल्फेट आयन दिया। और 100% आयोनाइज के केस में I निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, तो डिसोसिएशन के बाद का कुल मोल्स अपॉन डिसोसिएशन के पहले का कुल मोल्स। तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद हमें मिला 2 मोल कैटायन 1 मोल एनायन, टोटल कितना बच्चों 3 मोल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितना था 1 मोल। तो I इक्वल टू 100% आयोनाइज के केस में I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
डिसोसिएशन के बाद का कुल मोल्स अपॉन डिसोसिएशन के पहले का कुल मोल्स। सिंपल वे में कर देना है। तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 मोल अपॉन बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। आई हमारा 3 आ गया। दैट्स ऑल। अब फॉर्मूला से भी निकालते तो I3 निकलता। देखो कैसे, I इक्वल टू अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और 100% आयनाइज है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 100% डिसोसिएशन के केस में अल्फा क्या लेना होता है, 1 इक्वल टू I माइनस 1। n क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो बताओ K2SO4 टूट कर कितना आयंस का नंबर दिया, तो 2 कैटायन दिया, 1 एनाइन दिया, तो 2 + 1 3। तो n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1। तो 1 इक्वल टू हो गया I माइनस 1 अपॉन 3 में 1 गया, 2 हो गया। तो 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इक्वल टू I माइनस 1। तो बोलो I इक्वल टू कितना होगा, -1 इधर आएगा, 2 + 1 3, तो I इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो, लेकिन आपकी मर्जी है, अब फार्मूला से बनाए या बिना फार्मूला से बनाए। तो 100% के केस में तो सिंपल है, बस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको तोड़ देना है, और कुछ तो करना है। यहाँ इक्विलिब्रियम का झंझट नहीं है, बस सिंपल तोड़ देना है। तोड़ने के बाद तुरंत I का पता चल जाता है। जब भी 100% आयनाइज होगा, टूटने के बाद जितना मोल्स दिया वो हो गया आफ्टर डिसोसिएशन का मोल्स, और टूटने से पहले जितना मोल था वो हो गया बिफोर डिसोसिएशन का मोल्स। तो I इक्वल टू क्या करना है, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर कर देना है, सिंपल। तो 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 आ गया I। ना अब फॉर्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू क्या लगाओगे बच्चों, ICRT। C हमारी मोलरिटी है, जिसका फॉर्मूला N अपॉन V इन लीटर। C के प्लेस पर N अपॉन V इन लीटर इंटू बच गया RT। पाई इक्वल टू I इंटू N क्या है बच्चों, मोल्स। मोल्स के प्लेस पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, W अपॉन M। तो N के प्लेस पर W अपॉन M इंटू बच गया RT अपॉन V। अब सारा मान पुट कर दो। W 25 इंटू 10⁻³ I का वैल्यू 3 सबसे पहले पुट कर देंगे, फिर W का वैल्यू, फिर R का वैल्यू, फिर T का वैल्यू अपॉन M मोलर मास जो हमारा आया तो 174 इंटू V वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। आराम से इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए 5.27 इंटू 10⁻³ 80M। क्लियरली बन गया। अब तो आसान है बनाना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उस सवाल को नेक्स्ट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर which of the following will have maximum osmotic pressure। कोई एक फिक्स टेम्परेचर पर आपको ये बताना है कि इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगी, महत्तम होगी। 1 मोलर NaCl, 1 मोलर सोडियम सल्फेट, 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट एंड 1 मोलर ग्लूकोज। देखो सभी का मोलरिटी सेम है बच्चों, 1m 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 1m। सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ICRT। क्लियर। या C के प्लेस पर M भी यूज करते हैं, IMRT भी लगा सकते हैं, एक ही बात हुआ, C या M मोलरिटी ही होता है।
अब यहां क्या है, सभी के लिए देखो मोलरिटी क्या इक्वल, तो सबके लिए C इक्वल होगा, R गैस कांस्टेंट है तो सबके लिए इक्वल होगा, और T क्या है टेम्परेचर, तो गिवन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का भी मान सबके लिए सेम होगा। ये जो मेरा टर्म है MRT टर्म, ये सबके लिए क्या होगा बच्चों, सेम। तो वेरी क्या करेगा, I, सबके लिए I डिफरेंट होगी क्योंकि यहां इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट नजर आ रही है। अब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सभी का I को कैलकुलेट करना होगा इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, क्योंकि अगर सवाल में ये ना दिया हो कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो उस सवाल में हम लोग 100% आयोनाइज करके ही सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें ये कंसीडर कर लेना है कि सभी इलेक्ट्रोलाइट 100% यहां आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि कितना परसेंट यहां आयोनाइज हो रहा, इसलिए अगर कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है ये ना दिया हो, तो उस केस में हम लोग सवाल में 100% आयोनाइज को ही कंसीडर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, NaCl। चलिए 100% आयोनाइज, ये टूट के देगा Na+Cl-। डिसोसिएशन से पहले ये मेरा कितना था बच्चों, 1 मोल, डिसोसिएशन के बाद 1 मोल केटाइन मिला, 1 मोल एनाइन मिला, तो टोटल कितना मिला बोलो, 2 मोल्स। आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल्स, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल। और 100% आयनाइज के केस में आई निकालना बहुत आसान है। डिसोसिएशन के बाद का कुल मोल अपॉन डिसोसिएशन से पहले का कुल मोल, 2/1 इक्वल टू कितना आया बच्चों, 2। आई निकल गया। इतने करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप मन ही मन इसको 100% आयनाइज के केस में निकाल सकते हैं। NaCl टूट के 2 मोल देगा, 1 मोल केटाइन, 1 मोल एनाइन। तो सर डिसोसिएशन के बाद 2 मोल, डिसोसिएशन के पहले 1 मोल, 2/1, 2। आई डायरेक्ट बता देना है 2। अब पाई अगर देखें तो पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl इक्वल टू ICRT। ठीक, तो आई कितना निकला इसका, 2। CRT तो सबके लिए इक्वल होगा, यहां CRT ही रहने दो। NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया बच्चों कितना, 2 CRT। चलिए अब बी नंबर आते हैं, Na2SO4 100% आयोनाइज। सोडियम सल्फेट टूटेगा, देखो सोडियम टूट के देगा 2 मोल, 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन में टूटेगा। ये हो गया 2 मोल, ये हो गया बच्चों 1 मोल। डिसोसिएशन से पहले ये मेरा कितना है, 1 मोल। I इक्वल टू मेरा हो जाएगा बच्चों 2 + 1 कितना हुआ, ये टोटल कितना दिया, 3 मोल, राइट। 2 + 1 इक्वल टू 3। आफ्टर डिसोसिएशन 3 मोल, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल। तो 100% आयनाइज के केस में आई निकालने का सिंपल टेक्निक यूज होता है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो 3/1 इक्वल टू 3। तो it implies that pi of Na2SO4 इक्वल टू ICRT। I कितना आया, 3। I कितना आया, 3। CRT तो सबके लिए सेम होगा। चलिए इसका पाई आया 3 CRT। सी नंबर ऑप्शन, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 100% आयोनाइज होगा। 2 मोल एल्युमिनियम आयन, 3 मोल्स सल्फेट आयन में ये ब्रेक होगा। क्लियर, यहां टोटल हो गया 2 + 3 5 मोल्स।
इधर हो गया बच्चों 1 मोल। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। 2 मोल प्लस 3 मोल 5 मोल्स। तो आफ्टर डिसोसिएशन 5 मोल्स, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल। तो I इक्वल टू हो गया बच्चों 5/1 इक्वल टू 5। तो पाई एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाएगा बच्चों ICRT। इसका I कितना आया 5 CRT। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, डी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, पॉलीमर, विटामिन्स, याद करिए मैंने सब लिखाया है। ये सभी क्या है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको हमने लिखाया है I का वैल्यू 1। तो I फॉर ग्लूकोज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 1। ग्लूकोज के लिए 1 टॉप फैक्टर 1। कैसे जाना सर? हमें पता है सर कि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपने लिखाया भी है सर कि कौन कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा उसके लिए 1 टॉप फैक्टर का मान 1 होता है सर। चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे पॉलीमर हो, चाहे विटामिन हो, इसके लिए तो डायरेक्ट I1 होता है। तो पाई ग्लूकोज इक्वल टू ICRT। I का वैल्यू 1, तो 1 गुना CRT हो गया। अब आपका आंसर आ गया। तो NaCl का निकला 2 CRT, सोडियम सल्फेट का आया 3 CRT, एल्युमिनियम सल्फेट का आया 5 CRT, ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर आया CRT। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का किसका आया? तो सर 5 CRT मैक्सिमम वैल्यू वही पूछ रहा था। मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? आंसर होगा सी नंबर, एल्युमिनियम सल्फेट का। इसी का I सबसे मैक्सिमम था, यही आंसर हो गया। जब ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो इतना हम लोग नहीं करते, सिंपल। ये 2 मोल में टूटा तो I2, 3 मोल में टूटा I3, 5 मोल में टूटा I5, ये I1, तो सबसे ज्यादा I इसका। तो ICRT तो सब इक्वल है, तो I पर डिपेंड करेगा पाई। जिसका I ज्यादा उसका पाई ज्यादा, तो सबसे ज्यादा I इसका। आंसर हो गया सी नंबर। चलिए फुल्ली क्लियर हो गया। आज ये क्लास होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आज अब जो हम अगली वीडियो आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। लास्ट क्लास होगा वो इस चैप्टर का। उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा हर क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होगी, और आप लोगों को आंसर भी देना है। हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।